जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कुछ क्वेश्चन किया था, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचा करे। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, टेक्निकल टीम क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लग गया होगा, देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है जी? क्वेश्चन पढ़े, क्या कर रहा है? साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। मिरर को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं जी? दर्पण। मिरर को क्या कहते हैं? दर्पण। देखिए, यहाँ तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही आप कट कर सकते हैं। क्या लेंस को दर्पण कहेंगे? नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। क्या प्रिज्म को दर्पण कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो हम लोग के पास ऑप्शन क्या बचा? दो ऑप्शन बचा। उसमें हम लोग को क्या करना है? सेलेक्ट करना है कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण। आप पूछिएगा सर कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं साइड मिरर के रूप में? तो आइए थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, हम लोग साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो है वहां पे हम लोग को देखना रहता है विस्तृत एरिया, पीछे का जो है विस्तृत एरिया को देखना रहता है, और वो काम सिर्फ उत्तल दर्पण ही कर सकता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है, मान लीजिए कि उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का एरिया जो रहता है ना, बहुत विस्तार रहता है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए देख सकता है बड़ा एरिया में, और इसका प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है। तो इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिएगा क्या कर रहा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ये तो न्यूमेरिकल है और बहुत आसान और बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है। तो इसको देखिएगा, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर है 10 सेंटीमीटर। बी में क्या दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। सी में क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। और डी में 40 सेंटीमीटर। तो देखिए, हाँ ठीक, हाँ जो नहीं अगर जानते हैं तो बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको बढ़िया से देखिएगा, बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, अवतल दर्पण है। दर्पण कौन सा है जी? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ, देखिए धसा हुआ है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। इसका फोकस जो है, फोकस को एफ से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका हमको निकालना क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, ये हमको निकालना है। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या उसे कहते हैं, यानी कि दर्पण जो जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका जो त्रिज्या होगा ना, तो उसी के त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। जैसे देखिए, ये जो हमारा कोई खोखला गोला होता, उसी को काट दिए तो हमारा दर्पण बन गया। इसका कोई खोखला होगा ना, इसका रेडियस, जब वृत्ताकार है कोई भी चीज या गोलाकार है, उसका कोई भी रेडियस होता है। तो ये मान लीजिए इसका रेडियस है, इसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या को अगर हम दो भाग में बांट देते हैं तो इसी को हम लोग फोकस कहते हैं। तो यहीं से देखिए हम लोग का रिलेशन क्या निकल गया। एफ को हम लोग किसको बांट के निकाले? वक्रता त्रिज्या को दो भाग में बांट के निकाले। बस यहीं से निकाल लीजिए। क्या दिया हुआ? एफ 10 दिया हुआ है। आर तो हमको निकालना ही है, ठीक है। आर बटा 2। अब कोना कोनी गुना भागा तो आप लोग थोड़ा नहीं जानते हैं। तो आर बराबर कितना हुआ? 10 गुना 2 बराबर 20। अब देखिए, यहाँ फोकस क्या है? सेंटीमीटर में है, तो वक्रता त्रिज्या में क्या है? सेंटीमीटर में आएगा। 20 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। टेक्निकल टीम क्वेश्चन लगा दिए, ठीक है, ठीक है। देखिए, पढ़ रहे हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। क्या कह रहा है? निर्गत किरण और अभिलंब। आइए देखते हैं क्या है निर्गत किरण और क्या है अभिलंब। ऑप्शन पहले लिख देते हैं। ऑप्शन है आपतन कोण, बी क्या दिया हुआ है? परावर्तन कोण, सी क्या दिया हुआ है? निर्गत कोण, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, बहुत अच्छा लड़का से नहीं बना है, बहुत लोगों का आंसर गलत भी आया है, कुछ ही लोग जो है एक दो उसका सही आया। तो आप लोग देखिए, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण। तो देखिए, निर्गत किरण किसे कहते हैं?
तो हम लोग परावर्तन के नियम में 2 चीज पढ़े होंगे। मान लीजिए कोई समतल सतह है, ठीक है, तो समतल सतह पे हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से कि कोई भी किरण अगर आपतित होती है तो परावर्तित भी होती है उसी दिशा में। और ये जो सतह है, सतह से 90 डिग्री सीध में एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। मान लीजिए ये अभिलंब है, ठीक है, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण ये है। तो यही जो परावर्तित किरण है इसी को हम लोग कभी कभी कह देते हैं क्या, निर्गत किरण, यानी कि इसको इंग्लिश में कह सकते हैं आउटलेट बीम। आउटलेट बीम कह सकते हैं, या तो रिफ्लेक्टेड रे भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, या तो हिंदी में निर्गत किरण या तो परावर्तित किरण, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको दिखे तो उसका आंसर यही होगा। तो हम आप लोग जानते ही होंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसे सूचित डिनोट क्या चीज से करते हैं, आई से। उसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। तो देखिए परावर्तन कोण, तो इसका ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है परावर्तन कोण, तो ये हो गया। थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में निर्गत किरण, तो ये मत बौखने लगेगा या बगवाने लगेगा। परावर्तित किरण आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया तो बौखने लगेगा कहाँ क्या है, वही बात है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, सीरियल में बहुत समझ में आता है, तुम हम है हम तुम है, प्यार लव यही सब में समझ में आएगा तुरंत। क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देगा तो उसमें सर ही बतेबे नहीं किए क्या, सरों को बदनाम कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल टीम लगाइए, देखिए लग गया, पढ़ रहे हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ टेक्निकल टीम जी थोड़ा मिस्टेक करके तनता है लिख दिए, उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे, बनता है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी, उत्तल। बी में दिया हुआ है अवतल, सी में दिया हुआ है बाइफोकल, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक बार और पढ़ रहे हैं, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये तो बहुत बार आपको बता चुके हैं, प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक, सीधा, उल्टा, ये तो आप लोग के ओठ पे होना चाहिए, ऐसे फिर भी बता देते हैं। हम लोगों ने दर्पण भी पढ़ा है, मतलब कि क्वेश्चन के साथ साथ बता दिया था, और लेंस के बारे में बता दिया था, प्रतिबिंब के बारे में बता दिया था। तो दर्पण में क्या बताए थे, उत्तल दर्पण जो होगा ना, उत्तल दर्पण जो होगा उसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और सीधा और छोटा भी, ठीक है। तो छोटा सीधा के बारे में तो बात किया नहीं, काल्पनिक जब होगा तो अपने सीधा होगा, हाँ छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जब भी काल्पनिक आपके क्वेश्चन में रहे तो समझ जाएगा कि सीधा है। अगर ये भी पूछते कि कौन से दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो उसका भी उत्तर आप दे सकते हैं, उत्तल दर्पण, दर्पण रहेगा तो उत्तल दर्पण में हम लोग बताए थे काल्पनिक किसमें बनेगा, उत्तल दर्पण में। लेकिन यहाँ दर्पण थोड़ा है, यहाँ देखिए लेंस पूछ रहा है, तो जब भी लेंस आएगा ना तो जो दर्पण में हो रहा है उसका जस्ट उल्टा उसमें सोचिएगा। तो लेंस भी उसी प्रकार के, 2 प्रकार के होता है, अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस होता है। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि काल्पनिक, तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ दर्पण में देख रहे हैं कि हम लोग की उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो जस्ट इसका उल्टा सोचिएगा उसमें। जब भी लेंस में सोचिएगा तो इसका उल्टा सोचिएगा। तो उत्तल में जब यहाँ काल्पनिक बन जाएगा तो उत्तल का उल्टा क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। तो लेंस में आएगा तो अवतल में मार देंगे आंसर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना, बस इसका उल्टा सोचिएगा। जो काम यहाँ उत्तल में हो रहा है वहाँ अवतल में होगा, और जो काम यहाँ अवतल में हो रहा है यहाँ उत्तल में होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए, चलें आगे चलें, ठीक है, थम्स अप कर दीजिए, ठीक चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको देखिएगा, टेक्निकल टीम लगा दिए क्वेश्चन, हाँ ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, क्या कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। आंसर देखिए, आंसर नहीं ऑप्शन लिख रहे हैं, आंसर तो आप लोग बताइएगा पहले, हमको तो लास्ट में बताना ही है। अवतल दर्पण में दिया हुआ उत्तल दर्पण, सी में दिया हुआ है अवतल लेंस, डी में दिया हुआ है उत्तल लेंस। देखिए जी फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। बोर्ड से ध्यान हटेगा तो आपका जिम्मेदारी है, समझे नहीं समझे, अगर समझना है तो यहाँ पे फोकस रखिएगा, ठीक है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है,
तो बता देते हैं सर, पहले सूक्ष्मदर्शी क्या है, तभी तो आप समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए सूक्ष्मदर्शी, उसमें ही छिपा है सूक्ष्मदर्शी क्या है। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, और दर्शी मतलब होता है देखना, मतलब कि वैसा युक्ति, वैसा डिवाइस, वैसा मशीन या जो भी उसको कहिए, वैसा चीज जिससे हम की छोटी वस्तु को भी देख सकते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। देखिए सूक्ष्मदर्शी में तो ही छुपा हुआ है सूक्ष्मदर्शी। इसको अगर इंग्लिश में लिख दे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इंग्लिश में बता दे रहे हैं, इसको माइक्रोस्कोप कहेंगे, हो गया। अच्छा यहाँ अब बोलिएगा सर सरल नहीं लिखे, तो सरल मतलब होता है आसान, तो लिख दीजिए सरल सूक्ष्मदर्शी। इंग्लिश में सरल का सिंपल लिख दीजिएगा, हो गया सिंपल सूक्ष्मदर्शी। मतलब जिससे छोटे से छोटे वस्तु को देख सकते हैं उसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी सूक्ष्मदर्शी आएगा तो उसमें दर्पण का उपयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि दर्पण से हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, और सूक्ष्मदर्शी से हम लोग को आर पार देखना रहता है, मतलब सामने की किसी वस्तु से। दर्पण से संभव होगा नहीं। यहाँ जिसमें दर्पण लगा उसको कट कीजिए पहले। देखिए ऑप्शन नंबर ए दर्पण, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी दर्पण, ये नहीं होगा। अब ये दोनों में कौन सा होगा? तो छोटी सी वस्तु को देखना है बड़ा करके, छोटी सी, मान लीजिए इतना बड़ा वस्तु है, इसको इतना बड़ा देखना है, मतलब बड़ा करेंगे तभी तो छोटी वस्तु को देख सकते हैं। तो बड़ा करता है कौन? लेंस सर, आपको कितना बार बता चुके हैं। तो उत्तल लेंस का काम है बड़ा करना। आराम से ऑप्शन को देखिए, दिमाग थोड़ा सा खोलिए और ऑप्शन मारिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है जी? देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। तो हम लोग परावर्तन के नियम में कितने नियम पढ़े हैं? मात्र 2 नियम, तो 2 ही में से तो कोई होगा। तो आइए जानते हैं 2 नियम क्या है। पहला नियम हम लोग क्या पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होगा? ये तीनों एक ही तल में होगा। क्या होगा? ये पहला नियम है, तीनों एक ही तल में होगा। और दूसरा क्या था? आपतन कोण का जो मान होगा ना, ये किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के बराबर होगा। इसको चित्र से समझा देते हैं, फिगर से थोड़ा सा। देखिए ये हमारा कोई समतल दर्पण है या मिरर है या चिकनी सतह है, जो भी समझिए, मतलब प्लेन है, चमकीला है। इसमें कोई भी किरण आती है, परावर्तित होकर जाती है। ये हमारा अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, यानी कि इंसिडेंट रे, और ये परावर्तित किरण हो गया, ये आई हो गया, आर हो गया। देखिए तीनों एक ही तल में है ना, तीनों एक ही तल में है। एक ही तल में होने का मतलब है कि मान लीजिए सामने से मेरे कोई किरण आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे पड़ा, तो परावर्तित होने के बाद यही डायरेक्शन में जाएगा, ना कि ऊपर चला जाएगा। ये नहीं समझिएगा, एक ही तल का मतलब आप लोग नहीं समझोगे, समझिए। मतलब कि मेरे सामने से कोई किरण आ रहा है तो परावर्तन के बाद वही तल में उधर ही जाएगा, तो उसी को कहते हैं कि एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम तो आप लोग समझ गए होंगे, आपतन कोण का मान जो होगा परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए टेक्निकल टाइम क्वेश्चन लगा दीजिए। हाँ क्वेश्चन लग गया होगा, देखिए पढ़ रहे हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन लिखते हैं पहले। सीधा, बी में उल्टा, सी में दोनों, डी में कोई नहीं। देखिए ये सभी बता चुके हैं, फिर भी जब क्वेश्चन आ रहा है तो फिर से डिस्कस हो जाता है, डिस्कस कर भी देते हैं, ताकि जो भी नया बच्चा जुड़े तो उसको भी समझ में आ जाए और आप लोग का भी रिवीजन हो जाए। रिवीजन जो देख चुके हैं, जो समझ चुके हैं, वो भी लगे रहिए ताकि आपका अभी रिवीजन हो जाए। क्या करें? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी आएगा तो क्या बताए थे, जब काल्पनिक आएगा तो समझिएगा कि वो हमेशा सीधा होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कभी भी उल्टा नहीं बन सकता है। हाँ वास्तविक प्रतिबिंब आएगा तो वो समझिएगा हमेशा उल्टा होगा, कभी भी सीधा नहीं होगा। जब भी आपके दिमाग में या क्वेश्चन में कभी भी काल्पनिक आए, ठीक है ना, तो हमेशा वो क्या होगा? सीधा भी होगा। नहीं भी कहे तो आपको समझना होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब में तो सीधा। अच्छा अगर वास्तविक आ जाए, ठीक ना, तो उसको समझिएगा हमेशा उल्टा, कभी भी सीधा हो नहीं सकता। वास्तविक रहेगा नहीं मैच तो कभी भी सीधा नहीं हो सकता, उल्टा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। तो चलिए टेक्निकल टीम क्वेश्चन लगा दिए होंगे, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, कितनी होती है? तो आप लोग बताइए कमेंट करके, जब तक हम लोग ऑप्शन लिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में है 2, बी में है 1, सी में है 3, डी में है, इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं कितना होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं लेंस क्या होता है। देखिए 2 निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ भाग, जिसका एक भाग कम से कम कर्व हो, उसे लेंस कहते हैं, और जिसे अपवर्तन संभव हो।
तो देखिए कोई भी लेंस होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। मान लीजिए कि ये अवतल लेंस है, जिसका जो है किनारा चौड़ा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं, और बीच का भाग धंसा हुआ हो, और जिसका किनारा मोटा है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। दोनों लेंस बना दिए। तो ये जो दोनों है ना, दो गोला का भाग है, यानी कि दो गोला को काट कर बनाएगा। जैसे देखिए एक कर्व है, इसको अगर डॉट डॉट करके मिलाते हैं, एक गोला बन गया। इधर से देखिए डॉट डॉट करके मिलाएंगे, मतलब दो गोला को काट के यहाँ से जोड़ दिया गया है, ठीक ना। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। उसी तरह से इसको देखिएगा, देखिए इसको डॉट डॉट करके मिलाते हैं, एक गोला हो गया। इधर से अगर इसको मिलाते हैं, एक गोला हो गया। मतलब दो गोला को काट के ओवरलैप कर दिए हैं, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। देखिए ये जो गोला है ना, इसका कोई भी केंद्र होगा, इसका भी कोई केंद्र होगा, ठीक है ना। तो ये दो R1 मानिए, इसको R2 मानिए, यानी कि दो रेडियस होगा। जब रेडियस है तो क्या पढ़े थे, F बराबर R/2, यानी कि फोकस भी आएगा। तो यहाँ फोकस F1 रख दीजिए, यहाँ फोकस F2, यानी कि कोई भी लेंस हो, अवतल हो उत्तल, जितना भी लेंस हो उसका कितना फोकस होगा, दो फोकस। आप लोग देख लिए होंगे, समझ भी गए कैसे दो फोकस का निर्माण हुआ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल टीम लगाइए, टेक्निकल टीम क्वेश्चन लगाइए, कहाँ है, ठीक लग गया, ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, क्या कह रहा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन देखिएगा, जल्दी जल्दी देखिए, लेट हो रहा है। उत्तल, अवतल, समतल, डी में कोई नहीं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। देखिए सर्च लाइट का काम क्या है, कोई भी दूरी तक, बहुत दूर तक हमको उसका लाइट जाना चाहिए, वहां तक हमको देखना चाहिए। मतलब सर्च मतलब देखने के लिए उपयोग करते हैं। तो दूर तक हमको देखना है तो किरण क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक ना, तभी तो दूर तक जाएगा। मान लीजिए किरण ऐसे फैल गया, ऐसे फैल गया, ठीक ना, दूरी तक जा पाएगा किरण, नहीं जा पाएगा, ठीक ना। तो ये जो किरण को जो पैरेलल ले जाने का काम किसका है, ये अवतल दर्पण कर सकता है। कैसे, देखिए मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण बना लिए, ठीक है। तो अवतल दर्पण में हम लोग क्या करते हैं, इसका ये फोकस हो गया, ठीक है, फोकस हो गया। अब तो रिपीट करते करते आप जान भी गए होंगे फोकस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। जब भी हम लोग फोकस से इसके सतह पे किरण अगर गुजारेंगे, ठीक ना, तो परावर्तन के बाद जो है ना, इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि मुख्य अक्ष है, उसके समांतर सभी किरणें आ जाएंगी, मतलब कि पैरेलली हो जाएंगे एक दूसरे के। देखिए परावर्तन के बाद ऐसे हो गया, ऐसे इधर हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये जो किरण है बहुत दूरी तक जाएगा, जिसका कि हमें सर्च लाइट में जरूरत है, ताकि पैरेलली चले और दूरी तक हम देख सके। तो ये केवल और केवल संभव किसमें है सर, ये केवल और केवल संभव है अवतल दर्पण में, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज के लिए आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। टेक्निकल क्वेश्चन लगा दिए, ठीक है, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। देखिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप तो कितना बार दाढ़ी बाल मुड़वाए होंगे, लेकिन सोचे हैं कभी किस दर्पण का उपयोग होता है। साइंस के बारे में थोड़ा यहाँ इस पर जोड़ दीजिए, कारण जानने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, क्या है, समतल, बी में क्या दिया हुआ जी, उत्तल, सी में क्या दिया हुआ, अवतल, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या है, आप इसका उपयोग करते हैं, कॉमन सेंस से आप लोग पता लगेगा, हम लोग ऐसे बताते हैं। देखिए जब भी हम लोग सैलून में जाएंगे तो पहला उसमें क्या होना चाहिए, गुण, कि हम लोग का प्रतिबिंब बड़ा बनना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा। मान लीजिए आप इतना बड़ा साइज आपका है, इससे इतना बड़ा होना चाहिए, तभी तो आप अच्छा से चेहरा देख सकते हैं, अच्छा से लगेगा, हाँ हीरोगिरी लग रहे हैं बढ़िया से। और दूसरा क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब सीधा होना चाहिए। अगर मान लीजिए प्रतिबिंब आप ऐसे देख रहे हैं, प्रतिबिंब ऐसे ना होके आप उल्टा दिखिएगा, तो उल्टा दिखिएगा तो कैसे कंफ्यूज हो जाएगा नहुआ काटने में, जो आपका नाई बाल काट रहा है, और आपको भी लगेगा हम पानी में खड़ा है कि। तो इसलिए हमको रिक्वायरमेंट क्या है, पहला रिक्वायरमेंट है कि मेरा साइज बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो हम है, इतना बड़ा दिखना चाहिए। उसके बाद जो है उल्टा नहीं बन के सीधा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सीधा। और ये दोनों काम केवल और केवल अवतल दर्पण से ही संभव है। किससे, अवतल दर्पण से। तो बोलिएगा सर उससे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, हाँ तो उसमें काल्पनिक भी बनता है। अगर आपको ध्यान होगा तो देखिए कहाँ काल्पनिक बनता है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है, इसका ये पोल है, यानी कि हिंदी में इसको ध्रुव कहते हैं। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर या तो वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो फोकस और पोल यानी कि ध्रुव के बीच कोई भी वस्तु रखते हैं ना यहाँ, तो उसका प्रतिबिंब जो है
इधर बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, मान लीजिए कि देखिए दर्पण के पीछे बना। देखिए इसका साइज भी बड़ा है, ठीक है, और सीधा भी है। तो जब भी फोकस और पोल के बीच कोई वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इसका और साइज बड़ा और सीधा बनेगा। तो इसलिए हम लोग उपयोग करते हैं सैलून में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और आगे के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आप लोग नए हैं तो, क्योंकि आगे का नोटिफिकेशन वीडियो का आप लोग के पास जाता रहे। तो आज के लिए इतना ही, तो जय हिंद।